दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रिलायंस जियो ने अपने एजीएम में घोषणा की थी कि वो अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के स्पेस के अंदर में एंटर करना चाहते हैं। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उनको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि उनको सरकार को एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उनसे एक टेक्निकल अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये जो टेक्निकल अप्रूवल इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होता है वो फ्री फॉर ऑल नहीं होता। इट इज ए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज ए कस्टोडियन ऑफ सारे स्लॉट्स एंड फ्रीक्वेंसीज जो आपको दरकार होती है सैटेलाइट को फंक्शनल बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि जब आईटीयू इन्वॉल्व होता है तो आईटीयू के अंदर में जो सरकारें होती है, जो गवर्नमेंट्स होते हैं, दे फ्रंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। इसीलिए इन स्पेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी देश को अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है, इवन उसके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में, आपको सरकार के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये जो हेडलाइन है ये लगता है कि ये पहला स्टेप है इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू फ्रंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस, है ना। तो ये जो है उन्होंने शायद ये पहला स्टेप लिया है। ये कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो है नहीं क्योंकि सोर्सेस कोट किए हैं, बट ऐसा लगता है कि दिस इज क्वाइट प्लॉजिबल कि उन्होंने जो है पहला स्टेप लिया है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस का कॉम्पिटिटिव एज क्या होगा और क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वो अगर वो ये सैटेलाइट्स के स्पेस में जाएंगे। उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं जो उनको ओवरकम करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के मैं अपने प्रेजेंटेशन में जाता हूं। तो इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों मैंने क्या किया है कि कुछ स्लाइड्स बनाए हैं और मैं आपको समरी दे दूंगा कि रिलायंस ने क्या प्रपोज किया है। ये स्पेकुलेटिव है क्योंकि रिलायंस ने खुद नहीं कहा है कि उनका ये प्रपोजल है। आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर में वो बता रहा है, क्योंकि दिस इज एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। तो उनका प्रपोजल ये है कि 1600 लियो सैटेलाइट्स जो है अल्टीमेटली वो लॉन्च करना चाहते हैं एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 650 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और टोटल कैपेसिटी उनका जो होगा 4.5 to 5 टेराबिट्स ओवर इंडिया। और उनके करीब 20 से 22 ग्राउंड स्टेशन होंगे। वो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेंगे, सेलुलर बैकहॉल करेंगे और डायरेक्ट टू डिवाइस भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल इवैल्यूएशन जरूरी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईटीयू में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, जब आप फाइलिंग करते हैं, कोई भी देश अगर फाइलिंग करता है आईटीयू में कि भाई मेरे को सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, या तो खुद या तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो वो जो फाइलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे सैटेलाइट लॉन्च हो गए। फाइलिंग के बाद में भी ऐसा हो सकता है कि सैटेलाइट लॉन्च ना हो और वो जो फाइलिंग नल एंड वॉइड हो जाए, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर में आपको सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है। आपको ऑर्बिट्स मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है और आपको सैटेलाइट के नंबर्स भी जो बताने पड़ते हैं कि कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं रेगुलेटरी फाइलिंग में। उसके बाद में फिर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट चालू होता है। तो फाइल्ड सैटेलाइट का मतलब ये नहीं कि डे 1 डिप्लॉयमेंट, ये सबको पता है। अच्छा, व्हाट जियो क्यों डिफरेंट है फ्रॉम ए स्टैंड अलोन सैटेलाइट ऑपरेटर, ये समझ लेते हैं। क्योंकि जियो इसलिए डिफरेंट है कि जियो के पास में 500 प्लस मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। उनके पास नेशन वाइड 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। आप बोलेंगे 700 का सैटेलाइट से क्या लेना देना, आपको मैं समझाता हूं, जस्ट बी विथ मी। उनके पास 4G 5G नेटवर्क है, उनके पास फाइबर है, क्लाउड है, रिटेल बिलिंग है और गेटवे एंटरप्राइज वो लगा सकते हैं, वो अगर उनको चाहिए, क्योंकि वो गेटवे एंटरप्राइज लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आराम से लग जाएगा। तो एडवांटेज जो है उनका इंटीग्रेशन है, सिर्फ सैटेलाइट नहीं है। और वो इंटीग्रेशन उनको कैसे मदद करेगा वो मैं आपको बताता हूं। जियो की जो लियो स्ट्रैटेजी है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की जो स्ट्रैटेजी है, वो 3 लेयर पे काम करेगी। पहला उनका फिक्स ब्रॉडबैंड, जो कि स्टारलिंक दे रहा है और देने वाला है, जो अभी तक दे नहीं पाया है। दूसरा है बैकहॉल, जैसे रिमोट एरिया में बेस स्टेशन है उनमें बैकहॉल देना, उसमें काम करेगा। और डायरेक्ट टू डिवाइस, मतलब आपके जो ऑर्डिनरी स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर में डायरेक्टली सैटेलाइट का सर्विस प्रोवाइड करने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सैटेलाइट विल बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ जियोस टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बन सकती है। अब कहाँ कहाँ पे जो है जरूरत पड़ेगी उनको ये सैटेलाइट सेवाएं देने का,
जहां पे आपका टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वहां तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा कवरेज है 5G का, 4G का, इवन ब्रॉडबैंड का, FWA का। तो वहां पे उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको जरूरत पड़ेगी जहां पे वो किसी तरह से टेरेस्ट्रियल नेटवर्क नहीं दे पाएंगे। और जैसे रिमोट विलेजेस में, रिमोट फॉरेस्ट एरिया में, हिमालयन एरियाज में, अंदर में माउंटेन्स में, सी शोर में, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप बोलेंगे भाई इन लोकेशन में क्या बिजनेस केस बनता है? दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो इतना ज्यादा बिजनेस केस बनता नहीं है, पर यह जरूरी है कि कुछ एरियाज के अंदर में जरूरत पड़ सकती है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। मतलब रिमोट स्कूल्स, वहां पे ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा तो जियो के थ्रू पहुंच सकता है, भले ही वो पैसे ज्यादा लगे, स्कूल्स अफोर्ड कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई जंगल में घूम रहा है, कोई सेफ्टी सर्विसेज के लिए, या फिर ऐसा कुछ लोकेशन है जहां पे मोबाइल कवरेज नहीं है, वहां पे सैटेलाइट सेवाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और इसका बिजनेस केस भी बन सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। अब उनका जो स्ट्रैटेजी है, जो उन्होंने एजीएम में समझाया था, उन्होंने कहा था देखिए ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, फाइलिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो आज आप डिसाइड करेंगे तो आपको सालों लग जाएंगे पूरा का पूरा कॉन्स्टलेशन बनाने में। तो जियो ने क्या कहा था कि भाई पहले तो हम क्या करेंगे, लीज करेंगे कैपेसिटी ग्लोबल प्लेयर से, उसके बाद में लेटर जो है अपना सेवाओं से उसको जो है रिप्लेस कर देंगे। तो ये उनकी वो है स्ट्रैटेजी है। उनको बहुत फायदा होगा कि अगर वो पहले वो एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे लीज करके, उसके बाद में फिर जो है वो अपनी सेवाएं लॉन्च कर सकते हैं। पर इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि इवन लीजिंग के लिए मतलब टेक्निकली जो है और रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी तैयार नहीं है। अभी और रेगुलेशन बन रहा है, अभी अभी लीजिंग का भी रेगुलेशन पूरी तरह से तैयार नहीं है। रिटेलिंग हो सकता है, पर लीजिंग का मतलब कैपेसिटी को बोरो करना, जो अभी जो SCN का जो कंसल्टेशन TRA कर रही है, वो अभी प्रक्रिया चल रहा है, उसके अभी उसका पूरा का पूरा जो कल्मिनेशन नहीं हुआ है। अब दोस्तों इंडिया के अंदर में जब सैटेलाइट जो है फंक्शन करेंगी, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, तो ये स्टेशनरी तो नहीं होगी भारत के अंदर में, ये घूमती रहेंगी एक इस ऑर्बिट के अंदर में। क्योंकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो 36,000 किलोमीटर के अबव होते हैं सरफेस के अंदर में, बट लियो जो है 650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ऐसे घूमेगी। क्यों घूमेगी आपको मैं दिखा देता हूँ एक एनिमेशन, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सैटेलाइट घूम रही है पृथ्वी के आजू बाजू। अब जैसे इसके ऑर्बिट को जो है अगर मैं बढ़ाता हूं, तो आप देखिए ऑर्बिट तो इसका घूमना धीरे हो जाएगा। दिख रहा है आपको? जियो के केस में देखिए, जियो स्टेशनरी साइड सिंक्रोनाइज हो जाता है। देखिए जियो में ये सिंक्रोनाइज हो गया, जैसे पृथ्वी घूम रही है, देखिए पृथ्वी घूम रही है, उसी के स्पीड से ये जियो घूम रहा है। दिख रहा है आपको? अब अगर आपको लियो करना है तो लियो देखिए कितनी तेजी से घूम रहा है। मतलब पृथ्वी का जो रोटेशन है और लियो का रोटेशन, तो इसलिए जो है एक जगह पे ये स्टेशनरी नहीं है। इसका थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूं। देखिए एक जगह स्टेशनरी नहीं दिखेगा। अगर आप यहां पे खड़े हैं तो ये सैटेलाइट आपको स्टेशनरी नजर नहीं आएगा, पर अगर आप जियो करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जियो में आपको सैटेलाइट स्टेशनरी नजर आएगा। इस लोकेशन से दिख रहा है आपको? ये लोकेशन से आप देखिए, ऐसे ऐसा दिख रहा है। ये देखिए यहां से आपको स्टेशनरी नजर आएगा, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, सैटेलाइट भी घूम रहा है। तो इसलिए दोस्तों कि आपको जो है सैटेलाइट को घुमाना पड़ेगा। और एक और ज्यादा जो है चैलेंज ये आता है कि कितने सैटेलाइट भारतवर्ष के ऊपर जो है आपके उसके होराइजन में साइमल्टेनियसली नजर आएंगे। अगर आप एक ऑर्बिट चूज करते हैं, पोलर ऑर्बिट है ना, और आप चूज करते हैं इंक्लाइंड ऑर्बिट, डिपेंड करता है कि भारतवर्ष या तो दूसरे कंट्रीज के अंदर में कितना कवरेज दे सकते हैं। क्योंकि आप सिर्फ भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, आपको जो है कवरेज देना पड़ेगा पूरे विश्व में देना है, तभी उनका बिजनेस केस बनेगा। तो आपको मैं और एक और चीज दिखा देता हूं। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये देखिए, ये आपका वन वेब का है। वन वेब इज इन पोलर ऑर्बिट, है ना, ये ऐसे घूम रहा है। और स्टारलिंक कैसे घूम रहा है? स्टारलिंक जो है का ऑर्बिट जो है इस तरह से। जस्ट ए मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो स्टारलिंक का ऑर्बिट देखिए ऐसे। अब ये इंक्लाइंड ऑर्बिट क्यों है? इंक्लाइंड ऑर्बिट इसलिए है क्योंकि जो पोलर एरिया में कोई ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, आपको पूरा का पूरा ग्लोब का ये वाला पोर्शन जो है कवर करना है। दिस इज द पोर्शन दैट यू वांट टू कवर, राइट, जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो इसलिए इसको इंक्लाइंड में रखा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस जियो का भी जो है स्ट्रैटेजी जो है इंक्लाइंड ऑर्बिट होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्बिट विच विल बी आइदर पोलर, बिकॉज ये जो वन वेब है उन्होंने पोलर ऑर्बिट क्यों लिखा? क्योंकि उनके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स काफी कम है ना।
और यहाँ पे जो है जियो जो है अगर दूसरे देशों में सेवाएं प्रदान करना चाहता है तो उनको इंक्लाइंड ऑर्बिट रखना पड़ेगा और उनको इंडिया के ऊपर में कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर इंडिया में एट ए टाइम 10 से 20 सैटेलाइट्स ना हो तो वो जो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं वो दे नहीं पाएंगे, है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये देखिए आपको जो है ऑर्बिट इस तरह से होगा, है ना, जिससे आपके सारे देशों के अंदर में आप इसको सप्लाई दे सकें, मतलब उसका कनेक्शन दे सकें। अच्छा, हाउ मेनी सैटेलाइट जियो में एक्चुअली नीड इन फर्स्ट? मुझे नहीं लगता कि वो 1600 सैटेलाइट जो है साइमल्टेनियसली लॉन्च कर पाएंगे। बेसिक के लिए, बेसिक कवरेज के लिए 130 से लेकर 170 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। कमर्शियल सेल क्रिएट करने के लिए 160 से लेकर 220 के लिए जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको हैंडओवर करना पड़ेगा और कैपेसिटी करना पड़ेगा, और कहीं पे जो है आपको साइलेंट और डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि होराइजन से सैटेलाइट निकल जाता है तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे अभी देखें यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था, ये अब ये देखिए, ये देखिए आप, अब अगर मान लेते हैं आपका लियो सैटेलाइट है और अगर सैटेलाइट जो है अगर ऐसे घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूम रहा है और आपके पास मल्टीपल सैटेलाइट नहीं है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे है तो कुछ पोर्शन के लिए आपके वो डार्क हो जाएगा क्योंकि आपके सैटेलाइट होंगे नहीं। तो एक के पीछे एक सैटेलाइट होने चाहिए इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द कवरेज इज कंटिन्यूअस। तो उनको जो है इतने सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सैटेलाइट रिले रेस की तरफ जो है हैंड ऑफ नहीं। एक सैटेलाइट अगर हॉराइजन से निकल जाता है तो दूसरा सैटेलाइट टेक ओवर करना चाहिए। रोबस्ट ऑपरेशन के लिए कम से कम 300 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी और फुल आर्किटेक्चर के लिए उनको जो है आप, उनका पूरा ऑब्जेक्टिव है जो न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है 1600 सैटेलाइट्स का है। तो 1600 सैटेलाइट शुड नॉट बी रेड एज द डे वन फ्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जियो का जो सैटेलाइट की जो कैपेसिटी है, जो कह रहे हैं कि 4 to 5 टेराबिट्स का जो कैपेसिटी है, इस आर्टिकल में वो देखते हैं दोबारा, इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 4.5 to टेराबिट पर सेकेंड की कैपेसिटी थ्रूपुट ओवर इंडिया। अब इसके लिए ये जरूरी है कि आपको मल्टीपल बैंड में होना चाहिए। आपको एक बैंड में होगा तो काम नहीं चलेगा, आपके पास में के भी होना चाहिए, केयू भी होना चाहिए, और हो सकता है कि आप जो है मतलब जो हायर बैंड है, जो ई बैंड है, वी बैंड, वो भी शायद आपको करना पड़े इन ऑर्डर टू इंश्योर। तो आपका जो सैटेलाइट का जो पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नॉट ओनली यू विल रिक्वायर द सैटेलाइट फॉर ब्रॉडबैंड, बट आपको जो है नैरो बैंड के लिए, जो एनटीएन के लिए आपको लो बैंड की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट होगा। ये सैटेलाइट कोई मतलब साधारण सा सैटेलाइट नहीं होने वाला। और हो सकता है कि जियो इनिशियली जो है सिंपल आर्किटेक्चर का सैटेलाइट लॉन्च करे, बाद में इसको जो है एज द वर्जन ऑफ द सैटेलाइट इंप्रूव्स और ये इंडियन टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर मैच्योर, तब वो जो है 700 मेगाहर्ट्ज और एल बैंड को लेके आए। अब 700 मेगाहर्ट्ज क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जरूरी है, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए, जियो के पास में ये 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड प्लान है। ये सर्कल्स हैं यहाँ पे एपी से लेकर वेस्ट बंगाल, और ये उनकी साइड। अब ये देखिए पैन इंडिया जो है उनके पास में यूनिफॉर्म कवरेज है थ्रू आउट द कंट्री, मतलब बॉर्डर एरिया में कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। जैसे 900 देखेंगे, 900 मेगाहर्ट्ज में आपको दिखेगा कि जो कवरेज है वो सीमलेस नहीं है 900 मेगाहर्ट्ज में। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं 900 मेगाहर्ट्ज, अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो 900 मेगाहर्ट्ज के अंदर में आपको कवरेज जो है आपको सीमलेस नजर नहीं आएगा। लेट द थिंग कम अप। अब देखिए जैसे ये 1800 में देखिए सीमलेस नहीं है, ये देखिए भारती है, और एडजॉइनिंग सर्कल में हो सकता है रिलायंस हो सकता है वोडाफोन हो। सिमिलरली 900 मेगाहर्ट्ज में भी वही हाल होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है एडजॉइनिंग एरिया में वोडाफोन होगा या कोई होगा। जियो का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो सीमलेस है 700 मेगाहर्ट्ज में, तो उसको जो है पैन इंडिया सर्विस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बॉर्डर इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 मेगाहर्ट्ज में भी उनके पास में है, पर 700 मेगाहर्ट्ज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 700 मेगाहर्ट्ज में ऑलरेडी वो 5G प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो स्टैंडर्ड्स हैं, आने वाले टाइम में जो स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रही हैं, वो इस तरह से हो रहा है कि साइमल्टेनियसली जो है आपका 5G भी चलेगा और आपका जो है सैटेलाइट भी चलेगा। ओनली प्रॉब्लम इज थोड़ा सा कैपेसिटी टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का कम हो जाएगा, बिकॉज सैटेलाइट विल बी सीन एज ए इंटरफेरेंस ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, बट स्टैंडर्ड इसमें बन रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट बिफोर दे गो इनटू दिस स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग the IMT spectrum for providing connectivity on the mobile phone, they can use another band called the S band.
और एस बैंड जो है वो पैन इंडिया यूज हो सकता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए एस बैंड। ये जो एस बैंड है ये 30 मेगाहर्ट्ज जो है आपको मिलेगा एफडीडी मोड में, और ये अगर आप यूज करें तो आपको फिर वो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा टेरेस्ट्रियल के लिए। तो पहले वो केयू बैंड कर ले, फिर नेक्स्ट एस बैंड कर ले, उसके बाद लेटर जो है 700 मेगाहर्ट्ज कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि नॉट ओनली दे विल प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड कनेक्टिविटी ऑन द स्मार्टफोन्स। तो एस बैंड जो है बहुत ही रियलिस्टिक पाथ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्या स्पेक्ट्रम बैंड है 1980 से लेकर 2110, 2170 से लेकर 2200, और ये 30 मेगाहर्ट्ज का जो है आप डायरेक्ट जो है फोन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 700 कुड बिकम द लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि पैन इंडिया जो है उनके कवरेज अवेलेबल है और सेम नंबर सेम कोर यूज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब 6G में जो है सैटेलाइट का इंटीग्रेशन होगा, दिस कैन बिकम ए बिग डिफरेंशिएटर फॉर जियो, नॉट बिकॉज कि ये फोन में कैपेबिलिटी आएगी, ये फोन के सर्विसेज अफोर्डेबल भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्केल। अब देखिए बीएसएनएल ने लॉन्च किया है वाईसैट के थ्रू जो है एक नया 1,13,000 का रुपए का फोन लॉन्च किया है। सर्विस कॉस्ट उसका देखिएगा करीब 6,000 रुपए, 5,000 से लेकर 6,000 रुपए पर मंथ, और वो भी 30 मिनट के लिए। उनके पास वॉल्यूम नहीं है। अब यहां पे क्या है, स्मार्टफोन के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाए तो वॉल्यूम्स बन सकते हैं। तो दिस कुड बिकम ए बिग डिफरेंशिएटर फॉर जियो कंपेयर टू अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है डिस्टिंक्शन है। अब उन्होंने क्या किया, 20 से लेकर 22 ग्राउंड स्टेशन की बात कर रहे हैं। हर सर्कल में एक ग्राउंड स्टेशन लगा सकते हैं वो, क्योंकि हर सर्कल के अंदर में आपको कनेक्टिविटी देना पड़ेगा फोन के लिए, तो ये कर सकते हैं वो। तो जियो का जो है मोस्ट प्लॉजिबल डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी इस स्लाइड के अंदर में समरी है उसका। पहला तो फाइल करे ब्रॉडली, उसके बाद गेटवे बनाए और सीखें। उसके बाद पहला स्ट्रैटेजी है केयू बैंड ब्रॉडबैंड के लिए लॉन्च करे। उसके बाद फिर इसको जो है एक्सपैंड कर ले रीजनली एंड ग्लोबली। उसके बाद लेटर जो है वो उसके बाद वो यहां से लेकर यहां आया ये नेक्स्ट टाइम। उसके बाद वो क्या करें, ऐड एस बैंड एनटीएन। उसके बाद लेटर जो है 700 मेगाहर्ट्ज करें, फिर देन उसको एक्सपैंड करें रीजनली एंड ग्लोबली। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।